हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का NTPC CBT 2 का सेट नंबर 3 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सेट नंबर 1, 2 का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो वस्तुओं ए और बी के मूल्य जो है वो 4:5 के अनुपात में है। यदि ए का मूल्य 20% बढ़ाया जाए और बी का मूल्य 8 रुपया बढ़ाया जाए तो उनके बीच अनुपात जो है वो अभी भी समान रहता है, यानी कि 4:5 रहता है। तो ए और बी के प्रारंभिक मूल्यों में अंतर क्या है। यहाँ से ए का मूल्य दिया है, वो दिया है 4x, और बी का जो मूल्य दिया है वो दिया है 5x, जिसमें कि बोल रहा है यदि ए का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, यानी कि 4x में अगर 20% बढ़ाएंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 4x का 20% निकाल लेते हैं। यहाँ से 4x का 20% हो जाएगा 4x इंटू 20/100, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 4x/5 की वृद्धि हो रही है। इसमें 4x/5 की वृद्धि करेंगे, ये दोस्तों वृद्धि होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x/5, क्योंकि 5 के 20 और 4 24x/5 हो जाएगा। और बी का मूल्य 8 रुपये बढ़ाया जाए, यानी कि इसमें जो है वो इसमें 8 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो इनका अनुपात जो है वो अभी भी समान रहता है, क्योंकि 4:5 रहता है। तो ए और बी का मूल्य का अनुपात यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 24x/5 और बटे में हो जाएगा 5x + 8, और इन दोनों का अनुपात जो है वो 4:5 है अभी भी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 24x/5 और गुने में हो जाएगा 1/5x + 8 बराबर में 4/5। तो ये 5 से 5 ये कैंसिल आउट, और ये 6 चौके 24, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 6x/5x + 8 बराबर में 1। यहाँ से 6x बराबर हम दोस्तों लिख सकते हैं 5x + 8, यानी कि x को एक तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 6x - 5x, यानी कि x बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 रुपया। और प्रश्न में पूछा है कि ए और बी के प्रारंभिक मूल्यों में अंतर कितना है। तो दोस्तों, अनुपात में कितना है अंतर, प्रारंभिक मूल्यों में 4 से 5 हो रहा है, यानी कि 1 का अंतर है। 1 मतलब x का अंतर है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। x का कितना ला दिए दोस्तों, 8, यानी कि उनके प्रारंभिक मूल्यों का जो अंतर है वो 8 रुपया है, इसलिए ऑप्शन का हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ज़रा सा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए ए तथा बी एक दूसरे की ओर पैदल चलना आरंभ करते हैं तथा 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात परस्पर मिलते हैं। यदि ए की चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल क्या है। ए और बी के बीच की दूरी जो है वह 12 किलोमीटर है, और एक दूसरे की ओर, यानी कि एक व्यक्ति चल रहा है यहाँ से ए से और एक व्यक्ति चल रहा है बी से ए की ओर। ठीक है, और इनके मिलने का समय जो है 1 घंटा 15 मिनट है, और ए की चाल जो है वो 4 किलोमीटर है, क्योंकि इसका जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की चाल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे इनका रिलेटिव स्पीड जो है वो जुट जाएगा। तो यहाँ से चाल आ जाएगा, यानी कि x + में 4 बराबर में दिया है, टोटल डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर, यानी कि d, और बटे में t कितना है 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब दोस्तों ये हो जाएगा 1 घंटा और प्लस 15 मिनट को घंटा बदल देंगे, ये हो जाएगा 1/4, यानी कि x + 4 बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 12/4 और 1 5/4। ये दोस्तों चला जाएगा 4 ऊपर में, यहाँ से हमारा हो जाएगा x + 4 बराबर में 12 × 4 और बटे में 5। यहाँ से 5 भागा में इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा हो जाएगा 5x + 20 बराबर में 4 चौके 48, क्योंकि 5x बराबर यहाँ से हमारा कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा 48 - 20, यानी कि 28। यहाँ से x का मान आ जाएगा 28/5। 28/5 मतलब दोस्तों 5 × 3/5
5, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या के 1/3 और दूसरी संख्या के 150% के गुणनफल जो है वो दी गई संख्याओं के गुणनफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि वो दो संख्याएं हैं वो x और y है। ठीक है, तो इनका गुणनफल हो जाएगा xy। और प्रश्न में बोला है कि एक संख्या के 1/3 यानी कि x का 1/3 x/3 और दूसरे के 150 का गुणनफल यानी कि दूसरे का y का 150%। ये हो जाएगा 50/150 और 50×2 100। इनका गुणनफल जो है वो दी गई संख्या के गुणनफल का यानी कि xy का कितना प्रतिशत है। यहाँ से इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/3 इंटू में 3y/2। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा xy/2। और यही जो संख्या है वो दी गई संख्याओं का यानी कि xy का कितना प्रतिशत है, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रतिशत बराबर में हो जाएगा इन संख्याओं का गुणनफल और बटे में दी गई संख्या का गुणनफल इंटू में 100। यहाँ से हमारा हो जाएगा प्रतिशत बराबर में xy/2 और ये ऊपर चला जाएगा xy और इंटू में हो जाएगा 100। तो ये xy से xy कैंसिल आउट हो गया और ये 50 में 100 कट जाएगा, क्योंकि प्रतिशत बराबर में आ जाएगा यहाँ से हमारा 50%। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर के भुजा के 4 वर्ग काटे गए हैं और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया है। तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ABCD हमारा एक आयत है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, जिसमें कि बोल रहा है कि आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए हैं। यानी कि यहाँ से ये वर्ग काटा गया है 5-5 सेंटीमीटर का। यहाँ से 1 ठो वर्ग हो गया, यहाँ से 2 ठो वर्ग हो गया और यहाँ से 3 ठो वर्ग हो गया और यहाँ से 4 ठो वर्ग हो गया। ठीक है, इनकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से ये 5 है और ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है और ये भी 5 है। ये सभी 5-5 का है। इसमें कि दिया है 145 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका लंबाई जो दिया है यह टोटल दिया है 45 सेंटीमीटर और दूसरे का लंबाई जो दिया है वो दिया है 35 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है ये 35 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ये 5 और 5 10 घट जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ से चारों कोनों को काटने के बाद कितना हो जा रहा है लंबाई हो जा रहा है 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जा रहा है 25 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों जो वर्ग काटा गया है यही हो जाएगा बक्से का ऊंचाई। ऊंचाई बराबर यहाँ से आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बक्से का आयतन पूछा है, तो बक्से का आयतन बराबर में होता है बॉक्स का आयतन बराबर में होता है LBH, इनकी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि 35 गुने में 25 और गुने में 5। ये दोस्तों हो जाएगा 25×5 125 और 125 गुने 35 यानी कि 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए अपन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है जिसमें कि BC बराबर में 4 सेंटीमीटर, EF बराबर में 7 सेंटीमीटर है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों त्रिभुज दिया है ABC समरूप त्रिभुज है DEF। तो दोस्तों जब त्रिभुज जो है वो आपस में समरूप होते हैं, इनका क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वह इनकी भुजाओं के स्क्वायर का अनुपात होता है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा एरिया त्रिभुज ABC यानी कि ABC का क्षेत्रफल और बटे में
एरिया त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा, एबीसी में कौन सी भुजा दिया है, बीसी हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ में दिया है ई एफ, यानी कि ई एफ और इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है, 144 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 144, और बटे में हो जाएगा एरिया त्रिभुज डी ई एफ, और बराबर में हो जाएगा बीसी कितना है 4 है, और ई एफ कितना है 7 है, इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 4 चौक 16 और 100 से 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 9 44 से, यानी कि एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर में हमारा आ जाएगा 49 इंटू में 9, यानी कि 99 81 8 9 चौक 36 और 8 44, यानी कि 441, यानी कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल जो आ गया वो हमारा आ गया 441, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 72 74 75 76 75 74 73 75 73 71 और 77 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुलक बराबर में होता है एक छोटा सा ट्रिक, दिए गए संख्या में जो ज़्यादा बार रिपीटेड संख्या होता है वही हमारा बहुलक हो जाता है। तो दोस्तों 75 को देखें तो 75 1 है, और ये 2 है, और ये 3 है, ये 75 3 बार रिपीटेड हुआ है, और 72 एक बार, केवल 72 एक बार हुआ है, तो अभी तक हमारा बहुलक 75 है। और 74 को देखते हैं तो 74 एक बार और ये 2 बार हुआ है, लेकिन अभी तक 75 ही है। और 76 देखें तो 76 एक बार है, और 73 2 बार है, और 71 एक बार है, और 77 एक बार है, यानी कि बहुलक हमारे यहाँ से आ जाएगा 75। यह दोस्तों सबसे छोटा सा ट्रिक है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला कितना है 8 और 20 है, क्योंकि ए है 8 और बी है 20, इसका तृतीय अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात बराबर में होता है, तृतीय अनुपात बराबर में होता है बी स्क्वायर बटे में ए, क्योंकि बी कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा ए, यानी कि 8, यहाँ से हो जाएगा 400 बटे में 8। ये दोस्तों कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 50 बार में, यानी कि 8 और 20 का तृतीय अनुपात जो आ गया वह 50 आ गया। और दोस्तों बोल रहा है कि 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात, यहाँ से दिया है 4 और 9, यानी कि ए का मान दिया है 4 और बी का मान दिया है 9। 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात का सूत्र होता है, मध्य अनुपात का सूत्र होता है दोस्तों अंडर रूट ए बी, क्योंकि अंडर रूट का 9 गुने में 4, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट का 36, यानी 36 का वर्गमूल दोस्तों 6 हो जाएगा। तो पूछा है 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। 8 और 20 का तृतीय अनुपात कितना आया है 50 आया है, और अनुपात में पूछा है 4 और 9 के बीच का मध्य अनुपात, 4 और 9 के बीच का मध्य अनुपात कितना आया है 6 आया है। तो ये दोस्तों कट जाएगा 25 दूनी 50 और ये 3 दूनी 6, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितना रुपया हो जाएंगे। यानी कि पूछा यहाँ से अमाउंट यानी कि मिश्रधन पूछा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दिया है पी यानी कि मूलधन दिया है 80,000 रुपया, और टाइम दिया है 2 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20%, जिसमें कि बोल रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। तो जब दोस्तों अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा यानी कि 6 महीना पर इसका ब्याज लगेगा। इसका टाइम कितना हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा 4-6 माह, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10%, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होता है, तो 2 वर्ष में 4 छमाही हो जाएगा। और इसका रेट जो लग रहा है वह 20% वार्षिक दर से लग रहा है, क्योंकि 1 साल में लग रहा है इसका रेट 20%, तो 6 महीने में कितना लग जाएगा, इसका आधा यानी कि 10%। तो दोस्तों इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं।
तो दोस्तों इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में होता है, एक तो आसान ट्रिक है, 4641, ठीक है। ये 4 वर्षों के लिए है या 4 छमाही के लिए है, ठीक है। यहाँ से करेंगे CI बराबर में 4 और गुने में करेंगे जितना दिया है मूलधन उसका, और गुने में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है गुना कर देंगे, यानी कि 80,000 का 10% निकाल लेंगे। ये कर जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 8,000 और प्लस का फिर हो जाएगा 6 गुने में 8,000 का 10% 800 और प्लस का हो जाएगा 4 गुने में 800 का 10% 80 और प्लस में फिर हो जाएगा 1 गुने में 80 का 10% 8। यहाँ से हमारा CA कितना आ जाएगा, CA आ जाएगा यहाँ से हमारा 8 चौके 32,000 और प्लस में यहाँ से आ जाएगा 8 छके 4800 और प्लस में यहाँ से आ जाएगा 8 चौके 32 यानी कि 320 और प्लस में हो जाएगा 8। यहाँ से हमारा CA कितना हो जाएगा, यहाँ से CA हमारा टोटल हो जाएगा 32,000 प्लस 4800 प्लस 320 और प्लस 8। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 2 और ये 8 3 11, ये 1 हासिल 1 और 4 और 2 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 3, यानी कि CI हमारा आ गया 35,128 रुपया, जिसमें कि बोला है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर में होता है मूलधन प्लस में CI। ये मूलधन कितना है 80,000 है और प्लस क्या कर देंगे CI 35,128। ये हमारा टोटल आ जाएगा कितना दोस्तों, ये आ जाएगा 11,71,28 रुपया, यानी कि 1,17,128 रुपया हमारा उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि A अनुपात B बराबर में 3:7 और A प्लस B का मान जो है वो 80 है तो A इनमें से किसके बराबर है। यानी कि A अनुपात B का मान जो दिया है वो दिया है 3:7 और A प्लस B यानी कि इनका योग दिया है 80। तो अनुपात में कितना योग दिया है 10 दिया है और संख्या में कितना दिया है 80, यानी कि 1 बराबर आ जाएगा 8 कि 1 अनुपात बराबर में आ जाएगा 8। इसमें कि 1 का मान पूछा है, 1 का अनुपात में कितना है 3 है, इसलिए 3 बराबर में हो जाएगा 8 गुने में 3, यानी कि 8 3 के 24। 1 का मान जो आ जाएगा वो 24 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 8,3x 6,27 समान अनुपात में है तो x इनमें से किसके बराबर है। यानी कि 8 और बटे में 3x बराबर में है 6 बटे में 27। यह दोस्तों कर जाएगा 3 दूनी 6 और ये 9 तिया 27 और ये कर जाएगा 3 के 9 और ये 2 चौके 8। x बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 तिया 12, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी के 4 विषयों के औसत अंक जो है वो 75 है। यदि विद्यार्थी 5वें विषय में 80 अंक प्राप्त करता है तो नया औसत उसका कितना हो जाएगा। इनके 4 विषयों का 4 विषयों का औसत कितना है दोस्तों, इसका औसत है 75। इनका योग कितना हो जाएगा, इनके 4 विषयों का योग हो जाएगा 75 इंटू में 4, इनकी 75 2 150 150 और 150 300। इन 4 विषयों का योग जो आ जाएगा वो 300 आ जाएगा। और विद्यार्थी 5वें विषय में 80 प्राप्त करता है, क्योंकि 5वें विषय में उसका प्राप्त अंक कितना है 80 अंक है, तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो 4 अंक विषयों का योग जो है वो 300 है और 5वां का है 80। इनका योग कितना हो जाएगा, इनका सभी का योग हो जाएगा 380 और औसत बराबर हम लोग जानते हैं दिए गए परिणामों का योग और बटा में दिए गए परिणामों की संख्या होता है। कि परिणामों का योग कितना आ गया, ये 380 आ गया और परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 विषय पहले था और 1 विषय बाद में ऐड किया है, यानी कि 5 विषय। यहाँ से औसत हो जाएगा, यहाँ से कट के कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7 5 6 35 और 5 6 के 30, यानी कि उसका नया औसत जो आ गया वो 76 आ गया। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
एक दुकानदार 16 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के 20 किलोग्राम गेहूं को 10 किलोग्राम गेहूं जिसका मूल्य जो है वो 12 रुपये प्रति किलोग्राम है के साथ मिलाता है, वह यह मिश्रण को 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसका लाभ निम्नलिखित में से कितना रुपया होगा। तो दोस्तों यहाँ से सीपी पहला कितना है, पहला सीपी जो है उसका 16 रुपये प्रति किलोग्राम जो है वो 20 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, क्योंकि पहला सीपी जो है उसका वो 16 गुने में 20, 16 के हिसाब से 20 के चावल खरीदता है, यानी कि 320 रुपये खरीदता है। और दूसरा सीपी जो है उसका है 10 किलोग्राम गेहूं जिसका मूल्य 12 किलोग्राम प्रति ग्राम है, यानी कि 12 के हिसाब से वो 10 केजी गेहूं खरीदता है। इसका हो जाएगा क्रय मूल्य 120 रुपया। तो और इसका एसपी कितना हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा 17 रुपये प्रति केजी की दर से वो इस मिश्रण को, यानी टोटल कितना है 20 केजी है और 10 केजी है, यानी कि 17 के हिसाब से 30 केजी गेहूं बेचता है, यानी कि इसका हो जाएगा टोटल एसपी 17 गुने में 20 और 10 30, 17 तिया 51, 510 रुपया। तो हमारा टोटल सीपी कितना हो जाएगा, हमारा टोटल सीपी हो जाएगा 320 और 120, यानी कि 440 रुपया। और एसपी कितना है 510 रुपया। यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट बराबर में होता है एसपी माइनस सीपी, क्योंकि 510 माइनस में 440। यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट यहाँ से हो जाएगा 70 रुपया, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ए और बी दो पात्रों में दूध और पानी क्रमशः 5:4 और 3:5 के अनुपात में भरे हुए हैं। आधे दूध और आधे पानी के नए मिश्रण को प्राप्त करने के लिए यह किस अनुपात में मिलाए जाने चाहिए। तो दोस्तों इसमें से किसी को हम लोग मान सकते हैं, तो इसको पानी से बनाते हैं, क्योंकि पानी कितना है पहले में यह है 4 और टोटल मिश्रण कितना है 5 4 9, और दूसरे में कितना है पानी यह है 5 और टोटल मिश्रण कितना है इसका 5 और 3 8, और मिलाना कितना है आधे पानी और आधे दूध में, यानी कि 1/2 में। यह दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 5/8 माइनस 1/2, यानी कि 5/8 माइनस 1/2, और यहाँ से हो जाएगा 1/2 और माइनस का 4/9। ये दोस्तों कितना हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 8, और ये 5 और माइनस से ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 4, और अनुपात में हो जाएगा इसका एलसीएम 18, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 4 दूनी 8। यहाँ से हमारा कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/8 और अनुपात का आ जाएगा 1/18। ये दोस्तों कट जाएगा 4 दूनी 8 और ये 9 दूनी 18, ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। ठीक है, अनुपात में यहाँ से हमारा कितना अनुपात हो जाएगा, ये हो जाएगा 9:4, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पी क्यू और आर एक कार्य को करने के लिए 4200 रुपये लेते हैं। पी इस कार्य को 6 दिन में, क्यू 10 दिन में और आर जो है वो 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ये एक साथ कार्य करते हैं तो आर को कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं रुपये का बंटवारा जो होता है वो दिन पर नहीं बल्कि उनके कार्य की क्षमता के अनुपात के अनुसार बंटवारा होता है। तो दोस्तों पहले इनके कार्य की क्षमता निकाल लेंगे। तो कार्य की क्षमता निकालने के लिए पहले इनका टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। यहाँ से पी जो कर रहा है वो कर रहा है 6 दिन में, और क्यू जो कर रहा है वो 10 दिन में, और आर जो कर रहा है वह 12 दिन में कर रहा है। तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम इनके टोटल कार्य इनका हो जाएगा 60। इनका पी का क्षमता आ जाएगा 10 और क्यू का क्षमता आ जाएगा 6 और आर का क्षमता आ जाएगा 5, यानी कि इनका क्षमता जो आ गया अनुपात पी अनुपात क्यू अनुपात आर वो आ गया 10:6 और 5, और इन्हीं में जो बांटना है राशि वो है कितना राशि 4200 रुपया है। कि हमारे अनुसार कितना आया अनुपात में ये आया 10 6 16 और 5 21, 21 बराबर दिया है 4200 रुपया, इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। जिसने कि बोला है कि आर को कितना रुपया मिलेगा। तो
आर का अनुपात कितना है, 5 है। कि 5 बराबर यहाँ से हो जाएगा 200 गुने में 5, यानी कि आर को जो मिलेगा राशि वो मिलेगा 1000 रुपया। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टावर के शीर्ष से भूमि तक के कार का अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई जो है वो 40 मीटर है तो टावर के आधार से कार की दूरी कितनी है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ए बी हमारा एक टावर है और टावर के शीर्ष से भूमि तक कार का अवनमन कोण, कि कार जो है वो हमारा यहाँ पर है, इसका अवनमन जो है अवनमन कोण वो है 60 डिग्री, क्योंकि ये है 60 डिग्री। और टावर की ऊंचाई दिया है 40 मीटर, कि इसका मान दिया है 40 मीटर। और पूछा है टावर का आधार से कार की दूरी कितनी है, क्योंकि इसका मान जो है यही पूछा है। तो इसका मान लेते हैं कि x है। तो दोस्तों चलते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में चलने पर tan C बराबर में, यानी कि लंब बटा में आधार, तो लंब इसके कितना हो जाएगा, सामने के कोण का जो होता है वो लंब होता है, यानी कि AB, और बटे में हो जाएगा आधार BC। तो tan C यानी कि tan 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा 40 बटे में x। तो tan 60 डिग्री में कितना होता है, यह होता है √3। √3 बराबर में हो जाएगा 40 बटे में x। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से x का मान आ जाएगा, x को इधर लेकर जाएंगे और √3 को इधर लेकर आएंगे। देखिए यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 40 बटे में √3, यानी कि टावर के आधार से कार की दूरी जो है वो 40 बटे में √3 है। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको एक तो और तरीका से बना सकते हैं, वो केवल मान से, यानी कि यहाँ पर दिया है 60 डिग्री के सामने के जो भुजा होता है उसका मान होता है √3, और उसके नीचे वाला भुजा जो का मान होता है वो होता है 1। तो √3 का मान दिया है, यहाँ से √3 का मान दिया है 40, तो 1 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 40 बटे में √3, और यहीं 1 का मान पूछा है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे भी बना सकते हैं और बेसिक से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक किराना दुकानदार जो है वो शक्कर को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 100 ग्राम का वजन जिस पल्ले पर शक्कर रखता है उसमें छुपा देता है। गलती से उसका पुत्र जो है वो तौलने के समय वजन को इस पल्ले पर तथा शक्कर को दूसरे पल्ले पर रखता है। 1 केजी की शक्कर के बिक्री पर उसे कितना प्रतिशत हानि हो रहा है। एक दुकानदार जो है वह 1 केजी के बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 100 ग्राम का बेईमानी करता है, यानी कि 900 ग्राम दे, यानी कि उसका पुत्र जब आता है तो जिधर बटकारा चढ़ाना रहता है उधर ही वो शक्कर चढ़ा देता है, और जिधर शक्कर चढ़ाना होता है उधर बटकारा चढ़ा देता है, यानी कि उसका जो हो जा रहा है वो 1100 हो जा रहा है और 1000 हो जा रहा है उसके अनुसार। तो कितना का हानि हो रहा है, 100 का हानि हो रहा है, और किससे हो रहा है, 1100 से हो रहा है, और गुने में 100 कर देंगे, ये प्रतिशत हानि हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 100 बटे में 11। 100 बटे 11 का मतलब दोस्तों 9 सहित 1 बटा में 11%, इसलिए ऑप्शन बी का हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी जो है वो 220 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर औसत 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छूटती है, और आधे घंटे के बाद दूसरी ट्रेन जो है वो बी से ए की तरफ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छूटती है। तो स्टेशन ए से उस बिंदु के बीच की दूरी जहाँ ये ट्रेन मिलती है वह कितनी है, यानी कि ए से बी के बीच की दूरी जो है, ए से बी के बीच की दूरी जो है 220 किलोमीटर है, जो कि ए से बी की ओर 80 किलोमीटर की रफ्तार से एक ट्रेन चलती है, और दूसरी जो है वो बी से ए की ओर चलती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से, लेकिन आधे घंटे के बाद चलती है। तो दोस्तों पहले ए को आधा घंटा चला लेते हैं। तो ए जो है वह 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है, तो आधे घंटे में कितना चलेगी, या 40 किलोमीटर चलेगी। 220 में से अगर 40 घटाएंगे उनके बीच की दूरी कितना बच जाएगा, वो बच जाएगा 180 किलोमीटर।
और इन दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा, इनका स्पीड हो जाएगा एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, यानी कि 80 प्लस में 100 और बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना बचा है 180 किलोमीटर और बट्टा में टाइम निकाल लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 180 बराबर में 180 बटा में टी, इनकी का टाइम जो आ गया वह 1 घंटा आ गया। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से ए के लिए इसका टाइम हो जाएगा 1 घंटा प्लस में आधा घंटा, यानी कि 1.5 घंटा। और दूरी पूछा है तो ए कितना स्पीड से चल रहा है, ये जो चल रहा है 80 के स्पीड से, और डिस्टेंस और बटा में टाइम कितना हो जा रहा है 3 बट्टे में 2। ये डिस्टेंस इसके कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 80 बट्टे में 2 इंटू में 3, यानी कि ये हो जाएगा 40 बार में। यानी कि ए और बी के बीच की दूरी जो बच गया अब वह बच गया 120 किलोमीटर। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी वर्ग की भुजा किसी वृत्त का व्यास है, तब वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। क्योंकि वर्ग की भुजा जो है, वर्ग की भुजा ए जो है वो किसी वृत्त का व्यास है, यानी कि वृत्त का जो डी है वो ए है। इसका आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा ए बटे में 2। तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर में हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ए स्क्वायर, और अनुपात में हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात में 22 बटे में 7, और आर की जगह कितना है ए बटा में 2 है, क्योंकि ए स्क्वायर बटे में हो जाएगा 4। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये 2 दूनी 4 और ये 11 दूनी 22, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 अनुपात 11 बटे में 14। ये 14 इधर चला जाएगा गुना में, यानी कि 14 अनुपात 11 जो है वह वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। और दोस्तों इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी दोस्तों इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के दोस्तों धन्यवाद।